पाकिस्तान क्रिकेट जब भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल लो पे चली गई है तो सडनली वो राइज कर जाती है, और जब लगता है कि ये क्रिकेट अब हाई हो गई है तो सडनली वो एक नया लो हिट कर देते हैं। अभी पाकिस्तान की जो रिसेंट परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के दोनों टी20s में हुई है, उसके बाद फिर से ये सवाल उठ गया है कि क्या बाबर और रिजवान इन दोनों को एक साथ एक टी20 टीम में रखा जा सकता है। इधर पीसीबी अपने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल, पीओके में जिस तरीके से उन्हें बैन किया गया है, उनके ट्रॉफी टूर को, उन सब को लेकर परेशान है, और यहाँ उनकी टीम जैसे ही वो सोचते हैं कि अब वो स्टेबल हो गए हैं, वो एक नया कारनामा कर देते हैं। कल की लॉस एक बहुत बड़ा सवाल थी कि पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट का जो फिलहाल स्टेट चल रहा है, जहां वो छोटे छोटे टारगेट नहीं चेस कर पा रहे हैं। हमने वर्ल्ड कप में देखा था कि वो 120 रन का टारगेट नहीं चेस कर पाए थे, वहां वो यूएसए से हार गए थे, उसके बाद वो आयरलैंड से हारे थे, जिम्बाब्वे से भी वो हारे हैं पिछले वर्ल्ड कप में। और पाकिस्तान की जो टी20 क्रिकेट है उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पावर हिटर्स हैं ही नहीं, जबकि आज पूरा का पूरा टी20 क्रिकेट का गेम ही पावर हिटर्स का है। वेस्ट इंडीज की टीम में कम से कम 5 पावर हिटर्स रहते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम में भी इस वक्त 3 पावर हिटर्स हैं, क्लासन, मिलर, ट्रिस्टियन स्टब्स। मरकरम आउट ऑफ फॉर्म है, अदरवाइज वो भी एक बहुत पावर हिटर ही है, वो भी 20-22 बॉलों पे 50 कई बार कर चुके हैं। जहां सारी टीम्स इस तरीके से चल रही हैं, वहां पाकिस्तान की टीम में एंकर्स भरे पड़े हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि बाबर और रिजवान जो एक साथ ओपन करने आते हैं, ये दोनों सिचुएशन को देखकर ओपनिंग करते हैं, और जहां सिचुएशन खराब दिखती है, इनमें से एक नंबर 3 पर आ जाता है और किसी यंगस्टर को टॉप पे पुश कर देता है। आपको याद हो कि पहले मैच में जब 7 ओवर्स में 94 चेस करने थे, तो साहिबजादा फरहान को ओपनिंग करने के लिए भेज दिया गया। अब साहिबजादा फरहान भी कोई पावर हिटर नहीं है, जैसे बाबर और रिजवान है, वो बस थोड़े से यंग हैं, थोड़े से ज्यादा शॉट्स खेल लेते हैं, लेकिन ही इज नॉट दैट क्लियर कि वो 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हो। तो वहां पर बाबर रिजवान क्यों नहीं आए? साहिबजादा फरहान को भेजा, उन्होंने 2 बाउंड्री मारी और फिर तीसरे चौथे बॉल पे आउट हो गए। फिर बाबर आए, उन्होंने भी एक 3 रन के लिए एक शॉट निकाला, अगली बॉल पे आउट हो गए। रिजवान से भी कुछ रन नहीं बने, वो 0 पे आउट हो गए। दूसरे मैच में जब टोटल 148 था, तो बाबर और रिजवान आए, क्योंकि 148 टाइप के चेज इन दोनों के लिए परफेक्ट है। और वहां आकर बाबर अगेन कुछ बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए, दूसरी बॉल पे आउट हो गए, और रिजवान ने 9 ओवर तक बैटिंग की विदाउट स्कोरिंग अ बाउंड्री। ना तो उन्होंने कोई रिस्क लिया, ना उनके पास कोई इनोवेटिव शॉट्स हैं, वो बस बॉल को ब्लॉक करते रहे, देखते रहे कौन सी सिंपल बॉल्स है। और 9 ओवर तक जब बिल्कुल भी कोई बाउंड्री नहीं लगी और विकेट सिर्फ 2 ही गिरे थे, एक बाबर और एक साहिबजादा फरहान, बैटिंग पड़ी थी आपकी, लेकिन रिजवान ने कोई रिस्क नहीं लिया। 148 के टोटल में भी जब रिक्वायर्ड रेट 10 का पहुंच गया, तब जाके रिजवान ने पहला रिस्क लिया, एक बाउंड्री मारी, और उसके अगली ही बॉल पे वो कैच आउट हो गए। तो रिजवान की ये जो स्ट्रेटेजी थी और ये जो इनिंग्स थी, 26 बॉलों पे 16 रन। आप इमेजिन करें कि टी20 मैच में 26 बॉलों पे 16 रन, अगर ये 26 बॉलों पे 26 भी बना देते, 26 बॉलों पे 25-30 रन बना देते, तो ये मैच पाकिस्तान जीत जाती और फिर तीसरा टी20 शायद जीतकर सीरीज भी जीत जाती। लेकिन रिजवान यही काम इंडिया के मैच में भी कर चुके हैं वर्ल्ड कप में, जहां 120 के टोटल में वो रोकते गए, रिस्क लिया ही नहीं, और जब जाकर रिक्वायर्ड रन रेट 7 का पहुंच गया, तब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को स्लॉग स्वीप करके छक्का मारने की कोशिश की। इमेजिन कीजिए जसप्रीत बुमराह को। मोहम्मद रिजवान का कैरियर स्ट्राइक रेट है इस वक्त 125, ओनली 125 का स्ट्राइक रेट है, और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 129। एवरेजेस इन दोनों के एक टाइम पे 50 के आसपास थे, और इसी चीज को कवर किया जाता था कि यार इतना एवरेज है तो स्ट्राइक रेट पे एडजस्ट करो। ये एवरेज भी कम हो गया है। बाबर का एवरेज तो 10 के लगभग कम हो गया है। बाबर का एवरेज 2 साल पहले 50 के आसपास था टी20 में, और अभी बेयरली 40 के ऊपर है। मतलब 1 या 2 फेलियर और बाबर का टी20 एवरेज 40 के नीचे आ जाएगा। अब 40 के नीचे की एवरेज में अगर स्ट्राइक रेट भी 128-29 का है, तो क्या वो प्लेयर आज के जमाने में टी20 खेल सकता है? अभी हमने इंडिया को देखा, उनकी यंग टीम ने पिछले 5 मैचेस के दौरान 3 बार 200 प्लस स्कोर्स किए और 2 बार 280 प्लस स्कोर्स किए। अब इस पाकिस्तान टीम को अगर आप 200 का चेस दोगे, 280 का चेस दोगे, क्या ये टीम 280 कर सकती है? क्या इनमें पावर हिटर्स हैं?
बिल्कुल नहीं। टॉप ऑफ द ऑर्डर तो दो ऐसे प्लेयर हैं जो अगर पूरे 10 ओवर पहले बैटिंग कर लें तो भी आप 75 चलो 80 के ऊपर तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों के पास पावर हिटिंग है ही नहीं। जिसका करियर स्ट्राइक रेट 125 है, आपने उसको कैप्टन बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से तो उसकी जगह ही नहीं बनती। इस वक्त आपके जो नए विकेट कीपर्स हैं, हसीबुल्ला हैं, आपको उनको ट्राई करना चाहिए एंड ही शुड लुक टू स्कोर क्विकली। जैसे ये एक यंग टीम होती है वैसी टीम होनी चाहिए। 148 के टोटल में अगर आप इकोनॉमी की वजह से हारते हो तो इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल भी T20 क्रिकेट की अवेयरनेस नहीं है। बाबर आजम के भी स्टैट पैडिंग के बड़े सारे न्यूज हैं, और बाबर आजम के मतलब आप इट इज आउट देयर इन दी ओपन नाउ कि बाबर आजम ऑल्सो डज जस्ट स्टैट पैडिंग। अगर आप यूएसए के खिलाफ उनकी इनिंग्स देखो तो वो 23 बॉलों पे 7 रन नॉट आउट थे एक टाइम पे। अब कोई भी प्लेयर 23 बॉलों पे 7 रन नॉट आउट कैसे हो सकता है T20 में? जस्ट 2-3 विकेट गिर गए तो ये कोई टेस्ट मैच नहीं है कि आप पहला सेशन हम खेल लेते हैं। बाद में बाबर आजम ने एक्सेलरेट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी इनिंग्स क्या थी वर्ल्ड कप में? 44 और 44 बॉल्स, और बाद में ये मैच टाई हो गया और यूएसए सुपर ओवर में जीत गई। यही बाबर आजम ने अगर 44 बॉल्स पे 55 या 60 रन किए होते, वो भी कोई बहुत तेज इनिंग्स नहीं होती, लेकिन 130 125 इतना तो आपको बेसिक स्ट्राइक रेट मेंटेन करना ही होगा। जब आप कुछ ऐसी इनिंग्स खेलते हो जहां आपकी स्ट्राइक रेट लेस देन 100 है इन मोर देन 20 बॉल्स फेस्ड, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल वो मैच किल कर चुके हो। और यही रिजवान ने किया, यही बाबर कर चुके हैं। और इस पूरे साल का अगर आप ग्राफ निकाल के देख लो तो इन दोनों की स्ट्राइक रेट, इनकी एवरेज सब नीचे जा रही है। और मेरे ख्याल से ये जो पाकिस्तान का ऑब्सेशन है रिगार्डिंग, एक बार हमने 152 फॉर लॉस किया था, मेरे ख्याल से उसके बाहर निकल जाने का टाइम आ गया है। वो जो इनिंग्स थी मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, वो बॉलर्स ने जितवाई थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी जो उस वक्त बहुत अच्छी पेस और स्विंग से बॉलिंग करते थे, शाहीन शाह अफरीदी ने इंडिया का टॉप ऑर्डर उसमें पावर प्ले के अंदर ही खत्म कर दिया था, जहां उन्होंने रोहित, राहुल और सूर्य कुमार यादव तीनों को डिसमिस कर दिया था। बाद में विराट, ऋषभ पंत इन सब ने थोड़ी रिकवरी करके इंडिया को 150 पहुंचाया था, लेकिन बाद में पिच काफी ईज आउट हो गया था, ड्यू भी गिर गया था, और कमेंटेटर्स ने पहले ही कह दिया था कि इंडिया 30 शॉट, इंडिया शुड हैव बीन 180। और बाद में पाकिस्तान ने भी 150 का चेस था, रिस्क नहीं लिया, पहले 7-8 ओवर आराम से खेले, और बाद में ड्यू के कारण पिच आराम से हो गई और इन दोनों ने एक 50 बना दी। लेकिन ये हो गया कि इन दोनों ने ही मैच जितवा दिया, इनको हीरोज बना दिया, और उसी 152 फॉर नो लॉस के आगे आसपास ये पूरी टीम बनी हुई है। और इन दोनों को ड्रॉप करने की बात होती है तो वही बात 3 साल पुरानी बात शुरू हो जाती है। उसके बाद 2 T20 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, दोनों में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है। दोनों वर्ल्ड कप में अगर आप जाके इन दोनों के परफॉर्मेंस देखें तो बिलो एवरेज है। 2022 वर्ल्ड कप में भी इन दोनों ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दी थी, जिम्बाब्वे से भी हार गए थे, इंडिया से तो हारे ही थे, और सिर्फ लक की वजह से जब साउथ अफ्रीका अपना मैच नेदरलैंड से हार गई, ये क्वालिफाई कर गए थे। वरना ये 2022 में भी पहले राउंड में बाहर होते और 2024 में तो हो ही गए यूएसए और इंडिया से हार के। अभी भी इनकी गेम बिल्कुल मॉडर्न नहीं है। अगर पाकिस्तान को पहले बैटिंग मिल भी जाए तो कोई चांस कहीं से भी नहीं दिखता कि ये टीम कहीं से भी 200 पहुंच सकती है। अगर ये टीम 200 पहुंच सकती तो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पिच बिल्कुल ही फ्लैट हो, सामने बॉलिंग ऑर्डिनरी हो, या फिर फकर जमान, मोहम्मद हारिस, और अभी फिलहाल जो मुझे दिख रहा है इरफान खान, नियाजी, इस तरीके के प्लेयर्स टीम में हो तो ही पाकिस्तान 200 पहुंच सकती है। वरना इस वक्त पाकिस्तान की T20 गेम बहुत ज्यादा पीछे हो गई है, और उसके सबसे बड़े रीजन है बाबर और रिजवान, जिनकी स्ट्राइक रेट्स है 129 एंड 125। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।